बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सेकंड ईयर का ये सबसे पहला चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है। आज का लेसन भी बड़ा ही शानदार और कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। अगर आप लोग कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी आपको ये लेसन समझ नहीं आएगा। एक और शानदार बात भी मैं आपसे कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझसे फर्स्ट ईयर पढ़ी है उन्होंने चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा हुआ है, यानी ये टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 6 में भी स्टडी किया था और आज भी हम इसे स्टडी कर रहे हैं। नो डाउट आज जब हम इसे पढ़ेंगे तो पहले से बेहतर अंदाज में पढ़ेंगे और पहले से नई चीजें, बेहतर चीजें आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सर कोई प्यारा सा शेर ना हो जाए? अरे शेर, क्या शेर सुनाऊं? उनके चेहरे की बात करते हैं, आज जिक्रे गुलाब रहने दो। उनके चेहरे की बात करते हैं, आज जिक्रे गुलाब रहने दो। उनकी चौखट को चूम लो मोहसिन, बाकी सारे सवाब रहने दो। तो इस शेर के साथ हम आज के लेक्चर का आगाज कर रहे हैं। मेरे प्यारे बेटे, टॉपिक का नाम क्या है सर, आप बताएंगे जरा? जी हाँ, हमारे आज के टॉपिक का नाम होगा सोलोबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ऐसे ही है ना? जी हाँ, तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जब जब हाइड्रो ऑक्साइड के साथ मिलाप होगा तो वो हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे, यानी OH ग्रुप के साथ, और जब सल्फेट के साथ मिलेंगे तो सल्फेट्स बना देंगे। दोनों की हमने सोलोबिलिटी चेक करनी है। क्या मतलब सोलोबिलिटी कैसे चेक करनी है? देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे पास जो हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड्स किसके? ग्रुप 2 के हाइड्रो ऑक्साइड्स। पहले तो ना मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम हम नहीं लिखा करते। हमारी बुक में तो बेरिलियम का भी नहीं लिखा हुआ, मैग्नीशियम से शुरू किया गया है। इनके साथ जब हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा OH2 तो इसे कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और OH2 मिलेंगे इधर भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड्स। इन हाइड्रोक्साइड्स की सोलोबिलिटी चेक करनी है, यानी इनमें से कौन ज्यादा सोलोबल है और कौन कम सोलोबल है। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो सोलोबिलिटी बढ़ती है या घटती है, ये हमने स्टडी करना है। सेम इसी तरह से अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो हमारे पास मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ठीक हो गया। इनके साथ जब हम SO4 को मिलाएंगे, सल्फेट आयन को, SO4, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। इनकी भी सोलोबिलिटी चेक करनी है कि कौन ज्यादा सोलोबल है, कौन कम सोलोबल है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक हो गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने अपनी और आपकी आसानी के लिए मैक्सिमम चीजें लिख ली हुई हैं ताकि वक्त बचे और काम आसान हो जाए। तो एक पॉइंट है जी, सोलोबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड, जी हाँ, ये सारे कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ये वाले कंपाउंड भी क्या हैं? आयोनिक कंपाउंड होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो इन आयोनिक कंपाउंड की जो सोलोबिलिटी हम स्टडी करने जा रहे हैं डिपेंड ऑन द बैलेंस बिटवीन, दो चीजों के दरमियान बैलेंस पे डिपेंड करती है इनकी सोलोबिलिटी। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक है हाइड्रेशन एनर्जी, जिसे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, और इसे डेल्टा एच HYD से जाहिर करते हैं। डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज और HYD का मतलब होता है हाइड्रेशन। और दूसरी होती है लैटिस एनर्जी। ये दोनों हम डिटेल से फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करके आए हैं। इन दोनों का बैलेंस है जो ये डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा सोलुबल है और कौन कम सोलुबल है। तो फिर इसको समझने के लिए हमें पहले हाइड्रेशन एनर्जी को स्टडी करना होगा, फिर लैटिस एनर्जी को स्टडी करना होगा थोड़ा थोड़ा। हमारी किताब वाले ने भी बताया हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है या हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, एक ही बात है। हाइड्रेशन एनर्जी का या हाइड्रेशन एंथैल्पी का, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। डेफिनेशन को समझाता हूं, देखें। कहता है द एनर्जी रिलीज्ड, खारिज होगी जब गैशियस आयंस, गैस की हालत में मौजूद आयंस, सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल,
आपको याद है फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि अगर हम सोडियम और NaCl को पानी में डालते हैं तो NaCl टूटता है, यानी सोडियम का आयन अलग हो जाता है और क्लोराइड का आयन अलग हो जाता है। तो सोडियम के आयन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, क्लोराइड पे नेगेटिव का चार्ज है। तो पानी के मॉलिक्यूल जो है इस सोडियम के आयन को भी घेर लेते हैं, ठीक है, इधर से सोडियम के आयन को घेर लेते हैं, बिल्कुल घेर लेते हैं, ये देखो। और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन वाली साइड से किसको घेर लेते हैं, क्लोराइड को भी घेर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी पोलर है, पानी में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव वाली साइड सोडियम आयन को घेर लेगी क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव वाली साइड जो होती है पार्शियल पॉजिटिव वाली, वो क्लोराइड आयन को घेर लेगी। ठीक हो गया। अब आप समझना मेरी बात, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहा करते हैं कि सोडियम का आयन है और गैस की हालत में है, उसके गिर्द पानी के मॉलिक्यूल ने उसे सराउंड किया और उसके साथ अट्रैक्शन डेवलप कर ली। तो जैसे ही ये अट्रैक्शन पैदा होगी, ये वाली अट्रैक्शन बनेगी, तो एनर्जी रिलीज हो। इधर भी जब ये अट्रैक्शन डेवलप होगी पानी के मॉलिक्यूल और क्लोराइड आयन के दरमियान, तो इधर भी एनर्जी रिलीज होगी। तो इधर और इधर से रिलीज होने वाली जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और याद रखना, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे आयंस को और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगी आयन और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपने पढ़ ली। एक पॉइंट लिख रहा हूं, दैट इज यानी हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। ये हमेशा याद रखना, ये एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है, यानी नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव नहीं होती। इसमें हीट रिलीज हो रही होती है हमेशा। हाइड्रेशन एनर्जी कभी भी जो है वो पॉजिटिव नहीं ले जाएगी, नेगेटिव ले जाएगी, इसमें एनर्जी हमेशा रिलीज हो रही होती है। ओके, अब हम समझेंगे एक रिलेशनशिप, बल्कि मैं हेडिंग दे देता हूं रिलेशनशिप। ताल्लुक, किस किस चीज का ताल्लुक, अभी बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, मैं इसको यूं लिख लेता हूं, डेल्टा H/H/Y/D। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर, ये चार्ज डेंसिटी क्या बला है? चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज टू साइज रेशो को, यानी ऊपर आप चार्ज लिखें नीचे साइज लिखें तो वो क्या होता है, उसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सही हो गया, यानी चार्ज डेंसिटी बराबर है या चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ऐसा ही है। अच्छा, ओके हो गया, सही है सर। अब आप जब ऊपर से नीचे आते हैं, किधर, ग्रुप में, यानी कि ये आपके सामने कहाँ गया, ये देखो ये है ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप में यानी कि ग्रुप नंबर 2 में ये जो मैग्नीशियम है इस पर +2 का चार्ज है, ठीक है। कैल्शियम पर भी +2 का चार्ज है, स्ट्रोंशियम पे भी +2 है, बेरियम पे भी +2 है, सबके ऊपर चार्ज तो है सेम। इसका मतलब चार्ज चेंज नहीं हो रहा जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। तो फिर क्या चेंज हो रहा है? आयोनिक साइज चेंज हो रहा है। मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जैसे ही आप टॉप टू बॉटम आते हैं, आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनिक साइज जो है, आयोनिक साइज इंक्रीजेस, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आयोनिक साइज में इजाफा होता है। कैसे? मतलब अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिखूं? यस सर, लिख दें। देखें, सबसे मैग्नीशियम से बात हो रही है। मैग्नीशियम का आयन जो है वो सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा कैल्शियम का आयन होगा, इससे बड़ा जो है स्ट्रोंशियम का आयन होगा, इससे बड़ा जो है वो बेरियम का आयन होगा। तो ये आयंस का जो है वो ऑर्डर है आयोनिक साइज का। ठीक हो गया। अब आप ना इसी आयोनिक साइज की वजह, इसकी निस्बत से ये फार्मूला समझेंगे। देखो भाई, साइज अगर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है ना, बिल्कुल बढ़ रहा है, साइज में इंक्रीज आएगा तो चार्ज डेंसिटी और साइज एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं, तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। और चार्ज डेंसिटी और हाइड्रेशन एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ग्रुप 2 के जो
कैटाइंस हैं उनका साइज बढ़ता है। उनका साइज बढ़ने की वजह से उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसमें कमी आती चली जाती है। मतलब मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और बेरियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम होगी। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि मैग्नीशियम के आयन को जब पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और बेरियम के आयन को जब पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि मैग्नीशियम का आयन छोटा है मगर चार्ज उस पर +2 का है। अगर साइज छोटा हो और चार्ज +2 का हो तो हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। किसकी? मैग्नीशियम के आयन की। और बेरियम के आयन की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो फिर आप एक पॉइंट लिखेंगे कि लिहाजा हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी में क्या आती है? कमी आती है। तो यह आपने याद रख लेना है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी, बिल्कुल समझ आ गई होगी। नहीं तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरी कौन सी चीज थी? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी हुई है। इसकी हमने 2 डेफिनेशनें पढ़ी थी, एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। तो यहां पर जो आई है वही आपने पढ़नी है। यहां पर है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू गैसियस आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। कहना यह चाहता है कि अगर आपके पास 1 मोल कोई आयोनिक सॉलिड हो, जैसे कि NaCl है, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब आयंस, सोडियम आयन को अलग करना चाहते हैं और क्लोराइड आयन को अलग करना चाहते हैं और इनको अलग करके गैस हालत में ले जाना चाहते हैं। तो इस दौरान जो एनर्जी यूज होगी, रिक्वायर लिखा हुआ है ना उसने, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आयोनिक सॉलिड हो और हम उसे उसके आयंस में तोड़ने लगे हों तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और अगर आयंस हों गैसियस फॉर्म में और हम उन्हें आपस में मिलाएं, जोड़ें, उनके मिलने से आयोनिक सॉलिड बने तो फिर एनर्जी हमें मिलती है। यानी लैटिस एनर्जी को हम पॉजिटिव सेंस में भी लेते हैं, नेगेटिव में भी लेते हैं, मगर जब ये वाली डेफिनेशन आएगी ना कि हम तोड़ रहे हैं आयनिक सॉलिड को, तो हमेशा ये जो लैटिस एनर्जी होगी इस वाले सेंस में, जब आप आयनिक सॉलिड को तोड़ रहे होंगे तो ऑलवेज क्या होगी? ये ऑलवेज ये एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक इस सेंस में, ठीक है। और हमारी बुक में इस जगह पर भी ये पॉजिटिव आ रही है, एंडोथर्मिक होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने NaCl को तोड़ना है। सर हम इसको पॉजिटिव सेंस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी यानी कि डिसॉल्व करने की। तो जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो टूटेगा ना वो, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी और वही एनर्जी क्या होगी? वही एनर्जी लैटिस एनर्जी होगी। ओके, तो अगली बात देखिएगा। अगली बात सेम ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। रिलेशनशिप हम देख लेते हैं इसका। रिलेशनशिप, ठीक है। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली। हाँ, रिलेशनशिप क्या है दोस्तों? रिलेशनशिप है ये जैसे ये रिलेशनशिप है, सेम ऐसा ही रिलेशनशिप है। मैं रेड कलर के मार्कर से लिखता हूं, देखेंगे। हमारे पास है लैटिस एनर्जी, डेल्टा HL, L स्टैंड फॉर लैटिस एनर्जी, ऐसी है ना? यस सर, लैटिस एनर्जी इस तरह लिख लें। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। सेम वैसा का वैसा रिलेशनशिप है। चार्ज डेंसिटी के ये क्या है? लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हम जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज नीचे आता है। तो सेम वैसे का वैसे हम ये लिखेंगे कि आयोनिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनिक साइज क्या होगा? ग्रुप 2 के आयंस का आयोनिक साइज ऊपर से नीचे क्या होगा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनिक साइज क्या होता है? बढ़ता है, जैसे मैंने यहां लिखा था। अब ये वाला रिलेशनशिप दोबारा इधर लिखना चाहें, मतलब ऑर्डर, तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो चूंकि ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो आयोनिक साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है चार्ज डेंसिटी कम होगी। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब इनकी भी, मतलब लैटिस एनर्जी भी ऊपर से नीचे घटती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी घटती है, लैटिस एनर्जी भी घटती है। तो आप क्या लिखेंगे? आप ये वाला फिक्रा दोबारा लिखेंगे ऐसे ही कि देयरफॉर
देयर देयर देयरफॉर लिहाजा लेटिस एनर्जी डिक्रीजेज कम होती है डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो लेटिस एनर्जी भी घटती है, दोनों घटती हैं। आपको मैंने समझा दिया है, समझा दिया है। यस सर, बिल्कुल आपने समझा दिया है। अब थोड़ा आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जी हाँ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप किसी भी साल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ओवरऑल जो एनर्जी का चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वो ओवरऑल चेंज एब्जॉर्ब भी हो सकता है, वो इवॉल्व भी हो सकता है। यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का रिलेशनशिप हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था, वो मैं आपके सामने लिखता हूं कि डेल्टा एच एस ओ एल यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच एच एल यानी लेटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच एच वाई डी यानी हाइड्रेशन एनर्जी। ये इन दोनों का सम है। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। हमें पता है कि आज की जो स्टडी है उसमें हमने कहा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी? एक्सोथर्मिक रहेगी। और जो लेटिस एनर्जी है वो क्या रहेगी? वो एंडोथर्मिक, वो पॉजिटिव होगी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव में है तो ये फार्मूला बदल जाएगा। ये फार्मूला कैसा बनेगा मैं बताता हूं। देखें, डेल्टा एच एस ओ एल इज इक्वल टू डेल्टा एच एल यानी लेटिस एनर्जी, ये तो पॉजिटिव में ही रहेगी, पॉजिटिव ही है, ठीक है। और ये नेगेटिव में है यानी प्लस, और इसकी जगह मैं पुट करूं माइनस डेल्टा एच एच वाई डी। ठीक है, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि नेगेटिव डेल्टा एच एच वाई डी। तो ये जो फार्मूला है ये असल फार्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा बताओ जरा? ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला बन गया। जब हम क्या ले रहे हैं? लेटिस एनर्जी को पॉजिटिव में ले रहे हैं और हाइड्रेशन एनर्जी तो ऑलरेडी नेगेटिव में होती है। इस फार्मूले की मदद से मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखिएगा। अगर आपको ये वाली जगह समझ आ गई तो टॉपिक आगे तो पढ़ाया हुआ, आगे तो आसान है, क्विक चेक लिखे हुए, कोई है ही नहीं इतनी लंबी चौड़ी बात। तो वो कहता है अगर 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 एक साल्ट है, हम उसे, साल्ट कौन सा है? ये हाइड्रोक्साइड्स हैं, हम उसे पानी में डालते हैं, ठीक है। पानी में डाल दिया तो जैसे ही हम उसे पानी में डालेंगे पहले तो उसके ना मतलब आयंस अलग अलग होंगे। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में डाला तो मैग्नीशियम अलग होगा, OH अलग होंगे। तो मैग्नीशियम को और OH को अलग होने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी क्या होगी? लेटिस एनर्जी। जब ये लेटिस एनर्जी इनको मिल जाएगी, ये अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर इनके गिर्द पानी के मॉलिक्यूल इनको घेरेंगे, तो फिर हमें एनर्जी मिलेगी। जो हमें एनर्जी मिलेगी वो कौन सी होगी? वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अब ये देखना है कि एनर्जी जो यूज हुई है, जो लेटिस एनर्जी है वो ज्यादा है या हाइड्रेशन एनर्जी जो हमें मिली है वो ज्यादा है। इस कंपैरिजन पे हम डिसाइड करेंगे कि साल्ट की सोलेबिलिटी ज्यादा है या साल्ट की सोलेबिलिटी कम है, यानी साल्ट ज्यादा हल होने वाला है या कम हल होने वाला है। देखिएगा, तो मैंने लिखा इफ अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लेटिस एनर्जी, समझना, तो क्या होगा? डेल्टा एच एस ओ एल की जो वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव में। किस में आएगी? नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आएगी। याद रखेंगे आप। सर कैसे, जरा समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकता हूं, क्यों नहीं समझा सकता। देखें, हाइड्रेशन एनर्जी है ज्यादा, लेटिस एनर्जी या कम, मतलब बांध तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी जज्ब की जा रही है, और जब बांध बनेंगे पानी के साथ इन आयंस के तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यानी खर्चा 10 रुपए आ रहा है और हमें मिल रहे हैं 20 रुपए, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी? जाहिर सी बात है कि अगर दी जा रही है थोड़ी और मिल रही है डबल, यानी 10 रुपए दिए 20 रुपए मिले, तो 10 तो इजाफी मिल गए ना हमें। जी हाँ, तो डेल्टा एच एस ओ एल जो है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। इस फार्मूले में भी आप पुट कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा लिख दें और इसकी वैल्यू कम लिख दें। तो कम जो है वो पॉजिटिव वाली है, ज्यादा जो वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा? सर नेगेटिव में आएगा। यानी अगर इधर आप लिखते हैं 20 और इधर आप लिखते हैं 10, तो -20 इधर है, 10 इधर है, तो -20 में से जब 10 जाएगा आंसर क्या आएगा? -10। तो डेल्टा एच एस ओ एल माइनस में आएगी।
माइनस में आने का मकसद ये है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ओवरऑल, यानी कि इसकी डेल्टा HSOL एक्सो होगी यानी रिलीज हो रही होगी। और ऐसे साल्ट जिन्हें आप पानी में डालें और वो हीट रिलीज कर रहे हो ओवरऑल, यानी उनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होती है, यानी कि वो मोर सॉल्युबल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, ज्यादा होती है। समझ आई नहीं आई? हाँ, क्योंकि उन्हें हीट नहीं चाहिए डिसॉल्व होने के लिए, उल्टा वो हमें एनर्जी दे रहे हैं, तो वो चाहेंगे हम जल्दी जल्दी टूटें, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, इर्द गिर्द से लें, टूटें और फिर डिसॉल्व हो जाएं। जब डिसॉल्व होंगे तो उल्टा हमें एनर्जी देंगे। तो ऐसे साल्ट जिनकी डेल्टा HSOL नेगेटिव में होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी से डिसॉल्व होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं। मैंने समझा दिया आपको बड़ी डिटेल के साथ। आगे अब मजा आएगा समझने का, देखना। अब उल्टा केस देखेंगे। उल्टा केस तो आपको समझ आ रही होगी कि अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम है, एंथैल्पी ऑफ लैटिस से, यानी लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम है, तो इसका मतलब यह है कि तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और मिल हमें कम रही है। मतलब इधर इधर 20 पुट करेंगे, इधर 10 पुट करेंगे, जब जवाब निकालेंगे तो जवाब किस में आएगा? डेल्टा HSOL का जवाब आएगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ऐसे साल्ट जो एंडोथर्मिक डेल्टा HSOL रखते हैं, वो लेस सॉल्युबल साल्ट होते हैं। क्यों भाई लेस सॉल्युबल होते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें जो है डिसॉल्व होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लैटिस एनर्जी जो उनकी ज्यादा है, उन्हें अपने आप को तोड़ने के लिए, अपने आयंस को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसलिए वो इधर इर्द गिर्द से एनर्जी ले लेंगे। अब वो कहेंगे इर्द गिर्द से जो हमने एनर्जी ले ली है वो तो थोड़ी है, हमें तो ज्यादा चाहिए एनर्जी, तो इसलिए हमें उन्हें हीट करना पड़ेगा, फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी लेकर डिसॉल्व होंगे। जब वो डिसॉल्व होंगे तो जो हाइड्रेशन एनर्जी मिलेगी वो थोड़ी मिलेगी, दी ज्यादा है मिली थोड़ी है। तो ऐसे जिद्दी साल्ट होते हैं और ये लेस सॉल्युबल होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा घटती है, कम ही होती है। समझ आ गई? सर आपने तो कोशिश की, मैंने बड़ी कोशिश की आपको समझाने की। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ते हैं? रीजंस पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड चेक करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स का और सल्फेट का। तो पहला पॉइंट क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स। तो आपने टिक मार्क करना है और लिखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स। मैं लिखता हूं सॉल्युबिलिटी increases डाउन द ग्रुप, यानी ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इनकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है। मतलब कैसे? अगर आप यूं लिखना चाहें कि ये जो MgOH है, OH2 है, ये सबसे कम सॉल्युबल है। हमारी बुक वाले ने लिखा भी है कि ये स्पैरेंगली सॉल्युबल होता है। स्पैरेंगली मैं लिख देता हूं साथ में, स्पारिंगली थोड़ा हल होता है, बहुत थोड़ा, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। ठीक है, यहां नहीं लिखता, इधर लिख देता हूं, स्पारिंगली थोड़ा हल होता है। ठीक है, और ये वाला अच्छा आगे, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, उसके बाद स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड OH2, उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये क्वाइट अच्छा खासा ये सॉल्युबल है या मोर सॉल्युबल है, ये मोर सॉल्युबल है। क्यों जी, क्यों ऐसा क्यों है? वजह आपको बताता हूं। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की तरफ, तो दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं। आप फरामोश ना करना मेरी बात, समझना। नंबर 1, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ऊपर से नीचे जब आप आते हैं ये डिक्रीज होती है, अभी मैं पढ़ा के आया हूं पीछे। और लैटिस एनर्जी ये भी डिक्रीज होती है, लैटिस एनर्जी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक हो गया, मगर इन दोनों में से एक चीज थोड़ा डिक्रीज होती है, एक चीज ज्यादा डिक्रीज होती है, और वो आपको एरो बताएगा, देखना। इन दोनों में हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बेशक डिक्रीज होती है डिक्रीज, मगर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है। मतलब जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे हाइड्रेशन एनर्जी में भी कमी आ रही है, लैटिस एनर्जी में भी कमी आ रही है, मगर हाइड्रेशन एनर्जी में उतनी कमी नहीं आ रही जितनी कमी लैटिस एनर्जी में आ रही है। ये लैटिस एनर्जी की जो कमी है वो सिग्निफिकेंट है, ज्यादा है,
मतलब लैटिस एनर्जी में बहुत तेजी से कमी आ रही है। मैंने लिखा भी है कि डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब लैटिस एनर्जी में जो कमी है वो सिग्निफिकेंट है, वो ज्यादा कमी है। तो अगर लैटिस एनर्जी में ज्यादा कमी है, मतलब मैं आपको यूं बताऊं, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ऊपर से नीचे आए, लैटिस एनर्जी भी कम हुई, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हुई, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो लैटिस एनर्जी है वो बहुत कम हो गई है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लैटिस एनर्जी बहुत कम हो गई है, हाइड्रेशन एनर्जी इतनी कम नहीं हुई, तो कंपेयर करो, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में ज्यादा कौन कम है, मतलब डिक्रीज किस में ज्यादा है, तो लैटिस एनर्जी। तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी कम हो गई। अगर लैटिस एनर्जी कम होगी, कम, ये देखो, और हाइड्रेशन के मुकाबले में हाइड्रेशन ज्यादा होगी, तो डेल्टा एच SOL क्या होगी, नेगेटिव। और अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव में होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मोर सॉल्युबल। इसीलिए बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लेस सॉल्युबल। समझ आई कि नहीं आई? यस सर, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है और इसका बांड जो है वो OH के साथ ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम है और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो मैंने यही फिक्र आखिर में लिखा है, देयरफॉर लिहाजा सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर भी ये लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। किसकी सॉल्युबिलिटी? हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स की बात करेंगे। जी, बहुत ज्यादा गर्मी है इस कमरे में, पंखा मैं इसलिए नहीं चलाता कि शोर ना हो, आवाज ना खराब हो। ये कुर्बानी है जी, और मुझे इसमें कोई आर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिस वक्त अल्लाह पाक मुझे बहुत सारे पैसे दे देगा, फिर मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊंगा, उसमें मैं AC लगवाऊंगा और फिर मैं AC चला दूंगा। प्लेटें तो मैंने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 12 लगवा ली थी अपने घर में, तो AC लगवाऊंगा अगली गर्मियों में। ये सेकंड ईयर तो आपको मैं ऐसे गर्मियों में ही पढ़ाऊंगा। AC लगवाने के बाद फिर इंशाल्लाह स्टूडियो बनाएंगे और उसमें मज़े से पढ़ाएंगे, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। फिर तो 2-2, 3-3 घंटे का लेसन भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि आगे एंट्री टेस्ट भी तो आपको पढ़ाना है ना, इरादा तो मेरा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब बात अलग हो गई है। अभी हमने हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि ये इंक्रीज होती है, वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, यानी सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये जो है, ये वाला, ये इनसोल्युबल है। मैं इधर ही लिख देता हूं, इनसोल्युबल है जी, सोल्युबल तकरीबन, और ये मोर सोल्युबल है, ये मोर सोल्युबल है। वजह भी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। उलट कहानी है, यानी हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी वो बढ़ती है, मगर सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा जी हाँ, रिलेशनशिप जरा देखेंगे। जो हाइड्रेशन एनर्जी है ऊपर से नीचे हमने पढ़ा, वो डिक्रीज होती है, बिल्कुल डिक्रीज होती है सर। और लैटिस एनर्जी क्या होती है, ये भी डिक्रीज होती है। जी हाँ, डिक्रीज होती है, मगर जो हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज है वो आता है ज्यादा और लैटिस एनर्जी में डिक्रीज आता है कम। इधर उलट था, इधर हाइड्रेशन एनर्जी में कम डिक्रीज था, लैटिस एनर्जी में ज्यादा डिक्रीज था। उधर क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी में ज्यादा डिक्रीज है, लैटिस एनर्जी में कम डिक्रीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी वो ज्यादा है और डिक्रीज इन लेस एनर्जी वो कम है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब समझना मेरी बात, अगर मैं बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का मवाजना करता हूं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी भी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या है, कम है, मगर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा कम है लैटिस एनर्जी के मुकाबले में, ज्यादा डिक्रीज आया है हाइड्रेशन एनर्जी। अब समझना इसको, यहां पर अगर इस फार्मूले की मदद से हम देखें, इस फार्मूले की मदद से, तो हाइड्रेशन एनर्जी में कमी आ गई है लैटिस के मुकाबले में। मतलब कंपेयर करूं ना मैं कि बेरियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी कम है या हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो 3 एरो किसके साथ हैं, हाइड्रेशन एनर्जी के साथ।
इसका मतलब बेरियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है लैटिस के मुकाबले में। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम हो लैटिस के मुकाबले में तो डेल्टा HSOL क्या होती है? पॉजिटिव। और डेल्टा HSOL पॉजिटिव का मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, लेस सॉल्युबल। समझ आ गई आपको? बेरियम सल्फेट पानी में इसलिए हल नहीं होता। तो इसीलिए आप फाइनल लिखेंगे देयरफॉर, लिहाजा देयरफॉर सोलोबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या? डिक्रीजेस, घटती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ आ गई? किताब में जितना लिखा हुआ है ना उससे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने और कोशिश की है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा पाऊं। ठीक है, हाँ जी, सही है सर। ओके, अब आगे देखेंगे क्विक चेक 17.3। 3 इसमें सवाल हैं और ये आपको आते हैं, मैंने लिख दिए हैं, रीड भी करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन, वाई, वजह क्या है मैग्नीशियम सल्फेट डिजॉल्व इजिली एज कंपेयर टू बेरियम सल्फेट? अब वजह यानी ये जल्दी हल होता है, ये हल नहीं होता, वजह क्या है? वजह तो हम पढ़ चुके हैं, रीड करवाता हूं। देखें, मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सोलुबल बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज मच हायर। मैग्नीशियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। जी हां, क्यों ज्यादा है? क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट ऊपर है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी में कमी आती है और बहुत तेजी से कमी आती है। इसीलिए बेरियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो नेगेटिव के साथ मोर सोलुबल होता है और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होती है वो पॉजिटिव के साथ लेस सोलुबल होता है। ओके, यही मैंने लिखा है कि मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सोलुबल बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज मच हायर विच ओवरकम द लैटिस एनर्जी। यानी कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है जो कि लैटिस एनर्जी पे सबकत ले जाती है। यानी कि लैटिस तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है और मिलती बहुत ज्यादा है, इसलिए आसानी से मैग्नीशियम सल्फेट हल हो जाता है। इन बेरियम सल्फेट हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस। बेरियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस के मुकाबले में। ज्यादा एनर्जी लेकर उसे डिसॉल्व होना है, मिलेगी कम। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिद्दी है, आसानी से हल नहीं होता हीट ना दें तो। इन बेरियम सल्फेट हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू इट्स लैटिस एनर्जी। हायर लैटिस एनर्जी इज ड्यू टू, अच्छा भाई बेरियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन के मुकाबले में ज़्यादा क्यों है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये जो बेरियम है ना इसका साइज़ बड़ा है आयन का, और सल्फेट का आयन साइज़ भी बड़ा होता है सल्फेट -2 के साथ। तो आपको एक बात फर्स्ट ईयर में बताई थी, अगर कैट आइन और एन आइन का साइज कंपेयरेबल हो, बराबर हो, तो उनके दरमियान अच्छा बॉन्ड बनता है। यही वजह है कि मैग्नीशियम और सल्फेट के दरमियान अच्छा बॉन्ड नहीं है, इसलिए इनकी लैटिस एनर्जी कम है और यह आसानी से हल हो जाता है। बेरियम और सल्फेट की बात करें तो बेरियम का साइज जो है वो बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। सल्फेट का भी बड़ा है, तो इसलिए ये कंपेरेबल साइज है इनका, तो इनके दरमियान अच्छा खासा बॉन्ड है, तो इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रेशन कम है, इसलिए बेरियम सल्फेट लेस सॉल्युबल होता है। समझ आ गई? जी सर समझ आ गई, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ लैटिस एनर्जी ऑन द सोलबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट। वो दोबारा यही बात है कि ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो सल्फेट की सोलबिलिटी घटती है। वजह लिख दी है, आ हायर लैटिस एनर्जी डिक्रीज सोलिबिलिटी। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सोलिबिलिटी कम होगी, बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू सेपरेट, अलग करने के लिए द आइंस को। However, in group 2 सल्फेट बोथ लैटिस एनर्जी भी घटती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी घटती है डाउन द ग्रुप, मगर द डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मिकदार में कम होती चली जाती है और लैटिस के मुकाबले में, इसीलिए बेरियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है और लैटिस एनर्जी इतनी कम नहीं है, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन के मुकाबले में ज्यादा है। सो द ओवरऑल सोलिबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट देखें, विच वन इज मोर सोलुबल बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ऊपर वाला ज्यादा सोलुबल होता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल नहीं, बल्कि सॉरी, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है हाइड्रोक्साइड्स। हाँ जी, तो क्या लिखा है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज डाउन द ग्रुप लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज मोर रैपिडली। इधर जो है वो लेटेस्ट एनर्जी में कमी आती है, मगर लेटेस्ट एनर्जी में कमी ज़्यादा तेज़ी से आती है, जिसकी वजह से जो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी मोर फेवरेबल, यानी रिएक्शन जो है वो आगे को जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, और उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझाया होगा। अगर मैं नहीं समझा पाया तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर आपने ये लेसन कैसा पढ़ाया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर जो है ना वो स्क्रीन एंडिंग आ जाती हैं एड्स, तो ले लें, जल्दी करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेसन में।